दिवांशु, आई विल अप्रिशिएट यू कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो आज हम सबके सामने रखा, जिससे कि मुझे हेल्प मिली कि मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर सकूं। चलिए अब इलस्ट्रेशन के माध्यम से दिवांशु की तरह से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो कुछ सर्विस ऑफर करता है विदाउट कंसिडरेशन टू अ अनरिलेटेड पर्सन, जैसा मैंने अभी अभी बोला आपको। तो क्या वो एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई होगी? जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझे, तो अगर जो है वो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो पहली एक्टिविटी क्या हुई कि वो 1 मिनट के लिए सर्विस दे रहा है। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है कि वो 1 मिनट के लिए सेल ऑफ सर्विस भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी वो है वो उसका बिजनेस भी है, तो वो उसका बिजनेस का पार्ट भी है। लेकिन चौथी चीज जो है वो 1 मिनट के लिए उसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो उसके अंदर जो है वो मिसिंग है, कंसिडरेशन जो है वो मिसिंग है। तो अगर कंसिडरेशन मिसिंग है और वो अनरिलेटेड पर्सन भी है, तो उस केस के अंदर जो है वो एक्टिविटी जो है वो अपने आप में सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए ये एक्टिविटी अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है वो होगा नो, इट विल नॉट बी ए टैक्सेबल सप्लाई। वो सर्विस दे रहा है, तो आपने मान लीजिए एग्जांपल है, आपने किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू करा और आप चार्जेस नहीं लेते हैं। आप किसी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देते हैं और आप चार्जेस नहीं लेते हैं, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देना आपका बिजनेस है। लेकिन आपने क्योंकि उस व्यक्ति से चार्जेस नहीं लिया, कंसिडरेशन एब्सेंट है और वो व्यक्ति आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, इसलिए उस एक्टिविटी पे बाकी सारी बातें पूरी होने के बावजूद भी जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात सीखना समझना हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जीएसटी की बेसिक डेवलप जो है वो एक अपने आप में बेसिक एक्टिव वो डेवलप करनी है, एक्सपर्टाइज डेवलप करनी है। अगली बात करते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो एक सॉक्स जो है वो फ्री दे रहा है, एक पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो फ्री देता है। लेकिन वो आपको ऐसे नहीं देता कि आप आए और उसकी दुकान पे गए और आपको उसने सॉक्स फ्री दे दिए, नहीं साहब। वो क्या करता है, कहता है अगर आप शूज परचेज करोगे तो मैं आपको जो है वो सॉक्स फ्री दूंगा। तो क्या ये एक्टिविटी अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई है या वो अपने आप में एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं है? क्वेश्चन है कि क्या वो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई है। यहां पर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सीखने की बात है कि यहां पर ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो सॉक्स, जो पेयर ऑफ सॉक्स फ्री दे रहा है, ये एक्चुअली में फ्री नहीं है। ये अपने आप में एक जो है वो मिक्स सप्लाई जैसी बात है, जो हम आगे भी चल के पढ़ेंगे, जिसके अंदर शू खरीदे अगर आपने, तो शू के साथ जो है वो आपको जो है वो सॉक्स जो है वो फ्री दी जा रही है। और उस केस के अंदर मान लीजिए एग्जांपल की बात है कि उन्होंने बोला कि शू का जो मिक्स सप्लाई का प्राइस है 1,000 रुपए का प्राइस है, और जिसके लिए जो है वो मैं आपको ये शूज दे रहा हूं 1,000 रुपए में, जिसके साथ सॉक्स फ्री है। तो उस केस के अंदर मुझे मिक्स सप्लाई का प्रोविजन जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 8 जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस केस में अगर सपोज कीजिए इसका रेट जो है वो 12% है और इसका रेट जो है वो 5% है सॉक्स का, तो उस केस में 1,000 रुपए के ऊपर जो है वो 12% के हिसाब से जो है, मतलब जो हाईएस्ट रेट है, वो जो हाईएस्ट रेट वाला प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस केस में जो ये सॉक्स फ्री दी जा रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सॉक्स की वैल्यू शू के वैल्यू के साथ जुड़ी हुई है, कंसिडरेशन है, इसके लिए जो है वो जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये बात हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि जहां पर भी आप फ्री देखें बोले ओ भाई साहब इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये बात भी हमारे को सीखने की जरूरत है। दैट्स वाई मैंने एक थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल जो है वो आप सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। चलिए सर तीसरा करते हैं, तीसरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स जो है वो एक व्यक्ति है जो बच्चों को, स्ट्रीट जो बॉयज होते हैं उनको पढ़ाता है। वो उनसे कोई चार्जेस भी नहीं लेता है, लेकिन क्योंकि उसका कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो एक दिन क्या हुआ कि एक भले मान ने या एक गवर्नमेंट ने, एक स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी XYZ ने, एक कंपनी ने उसको बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और आप जो ये स्ट्रीट के बच्चों को पढ़ाते हो, आप ये फ्री में पढ़ाते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, मैं आपको इसके लिए 10,000 रुपए की ग्रांट देता हूं। तो क्या ये जो ग्रांट उनको मिली, जो ये ग्रांट जो है वो 1 मिनट के लिए एक्स को मिली, ये वाली जो ग्रांट एक्स को मिली, क्या ये ग्रांट जो है वो अपने आप में जीएसटी के दायरे में आएगी? जो क्वेश्चन है वो हमारा सामने ये है। तो क्या ये अपने आप में एक टैक्सेबल सप्लाई है? तो दोस्तों हम लोग जो है वो बार बार समय पे धीरे धीरे करके इन सब बातों को पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अगर आपको ग्रांट मिलती है तो एक तरीका क्या होता है ग्रांट का, एक बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। जिस व्यक्ति ने भी ये ग्रांट दी, क्या बदले में उसको कोई सर्विस मिली?
क्या उस व्यक्ति को बदले में कोई सर्विस मिली? उस व्यक्ति को कोई सर्विस नहीं मिली। मैंने जो ग्रांट ली उससे जो है वो 1 मिनट के लिए स्ट्रीट बॉयज को पढ़ाया, जो स्ट्रीट बॉयज अनरिलेटेड है उस व्यक्ति के लिए। तो क्विड प्रो क्यो, मतलब मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने आपको सर्विस दी, या तो ये हुआ होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पैसे मैंने किसी और से लिए और सर्विस किसी और को दी मैंने। ठीक है साहब, तो इसलिए जो है वो अपने आप में जो पहली कंडीशन है सेल ऑफ सर्विस वो ही पूरी नहीं होती है, तो बात आगे की बात कहां से आएगी? कंसिडरेशन है भी तो अपने आप में सेल ऑफ सर्विस नहीं है। तो जहां मैंने आपको बताया था कि 4 बातें पूरी होनी चाहिए, पहली वो सर्विस होनी चाहिए, दूसरा वो अपने आप में सेल होनी चाहिए, तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर तो सेल ऑफ सर्विस ही नहीं है, यहां पर तो सेल ऑफ सर्विस ही नहीं है। तो इसलिए 1 मिनट के लिए मैं जिससे 10,000 रुपए ले रहा हूं, मैं तो उसको कोई सर्विस ही नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए मेरा अपने आप में मेरे सामने क्वेश्चन ही नहीं आता है। और जो दूसरी बात जो ग्रांट के लिए हमारे को बताई गई है कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा हुआ होता कि मैंने जो है वो स्ट्रीट बॉय से पैसे लेने थे 200 रुपए, और मैंने जो है वो इस 10,000 रुपए के मिलने की वजह से उनसे मैंने लिए 100 रुपए, तो अपने आप में जो है वो एक्टिविटी जो है ये अपने आप में एक सर्विस हो सकती है, क्योंकि इससे मेरी जो है वो प्राइसिंग हिट होती है। पर यहां पर तो जो है वो मेरी कोई प्राइसिंग है ही नहीं, मैं उनको फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो उस केस के अंदर जो है ये एक्टिविटी जो है वो जीएसटी के जो ग्रांट मुझे मिली है वो अपने आप में जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगी, और उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो जीएसटी जो है वो अपने आप में नहीं लगेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक्टिविटी के ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं है, ये अपने आप में एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ये भी अपने आप में एक लर्निंग है जो आप सब लोगों को डेवलप करनी चाहिए, इस बात को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ हम बता सकते हैं कि किस एक्टिविटी पे जीएसटी लगेगा और किस एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब जो है वो एक बार के वी हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम ट्विंकल, व्हाट विल हैपन इफ द हायर परसेंटेज इज एसोसिएटेड विद फ्री थिंग्स, दैट इज सॉक्स, इन क्वेश्चन नंबर 2, देन जीएसटी विल बी ऑन सॉक्स और शूज। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ट्विंकल कि यहां पर जो है वो हायर परसेंटेज जो है वो रेट की देखनी है, that we have to see the rate. So for example, the shoe is for at the rate of shoes attracts, जो शू के ऊपर जो जीएसटी है वो 12% है, और सोक्स के ऊपर जो है वो सपोज कीजिए 18% रेट है। इन दैट केस the GST will be applicable at the rate of 18%. It will not be on 12%, even if the price of the shoes is the main consideration. But still, अगर मेरे सॉक्स का और शूज मैंने दोनों चीजें एक साथ दी, 1,000 रुपए के अंदर दी, और शू के ऊपर 12% जीएसटी है और सॉक्स के ऊपर 18% जीएसटी है, तो एज पर दी सेक्शन 8 मुझे 18% जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा, और उसके हिसाब से मुझे चार्ज करके पे करना होगा। दैट इज समथिंग देयर इन दी लॉ बुक्स। शिवा उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, सर इफ मिस्टर एक्स टीचेस इज रिलेटिव इन फ्री, सो मिस्टर एक्स इज अ टैक्सेबल पर्सन इन दिस सिचुएशन। मैं आपको बताना चाहूंगा शिवा कि अगर एक्स ने जो है वो अपने रिलेटिव को फ्री पढ़ाया, जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, इन दैट केस आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये मुझे शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो बताया गया है, मैं अभी आपको बताऊंगा, देन इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी कि अगर आप रिलेटेड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं भी लेते हैं, तो भी उसके अंदर जो है वो आपको कंसिडरेशन निकालना होता है, और वो कंसिडरेशन जो है वो आपका जीएसटी की लिए जो है वो पर्पस के लिए वैल्यू जो है वो जीएसटी की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो बन जाता है। मितुल एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर एज्यूम आई एम परचेज, एक तो थोड़ा आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू थोड़ा इंग्लिश को वो करें, सर एज्यूम आई परचेज गोल्ड और सिल्वर परचेज टाइम जीएसटी पेड बट सेल टाइम जीएसटी अप्लाई ऑन जीएसटी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा मितुल कि अगर आप कोई गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, और वो गोल्ड और सिल्वर जो है वो आपके लिए ट्रेडिंग आइटम नहीं है, वो आपके लिए पर्सनल ऑर्नामेंट्स है, तो उस केस के अंदर जो है अगर आप उसको सेल भी करेंगे तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप इन एनी केस 20 लाख की टर्नओवर से नीचे रहने वाले हैं, और ये आपका पर्सनल ऑर्नामेंट्स है। यू आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ अ सेल एंड परचेज ऑफ द ज्वेलरी। बट अगर आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने गोल्ड ये परचेज किया, गोल्ड और सिल्वर, और बाद में आप एक ज्वेलर है और उसको बाद में आप जो है वो कोई आप कुछ भी बना के से रिंग्स बना के या आप जो है ब्रेसलेट बना के मार्केट में बेचने लगते हैं, इन दैट केस इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी।
निमिष कुमार जी का एक क्वेश्चन है, इफ द सेम टू इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट द सेम वुड बी एंड वेयर द सेम इज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न। मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, बट आई विल ट्राई टू आंसर। यू आर सेइंग दैट इफ एक्टिविटी इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, देन वेदर दैट हैज टू बी डिक्लेयर इन द रिटर्न। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, अगर वो एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है, तो वो अपने आप में रिटर्न के अंदर नहीं आएगी। अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो देन इट विल कम टू द रिटर्न। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्सेबल सप्लाई और अ नॉन सप्लाई। So that you have to understand with your over a period of time. Sir, in the said case of gold, what if I have GST registration on voluntary basis? Will GST be applicable? The answer is yes. So if you are a GST registered person and you are dealing in the jewelry, even if you have taken the voluntary, so registration हो गया तो वो voluntary हो या वो threshold को cross करने की वजह से हो, in both the cases, in case you have the registration available, then you have to charge and pay the GST to the government exchequer. So that is the rule of the game. So that you can't say that, oh, it's my voluntary registration, I will not pay. No, my dear friend. आपके पास एक बार registration है, then you have to charge and pay and you have to file the returns as well on a regular basis. चलिए आगे चलते हैं. So I answered all the questions. I believe one more question I received. C. Ram Gopal ji is asking a question. Dear sir, companies sell old laptops to employee. GST will be applicable? Yes, the answer is yes, it will be applicable. Or it will add it into employee perquisites. So it's purely on you because you have mentioned sale. So when you are selling, then it will be subject to GST. If you are giving free of cost, in that case, it may add into the perquisite, Ram Gopal ji. But you have to reverse the credit you have taken for the laptop. So that is the point which I am going to explain you in the schedule 1 very soon, in the next few minutes, when we will be discussing about the schedule 1. Dell is asking a question, sir, while raising invoice exempted good, it will not reflect in exempted goods column in GSTR 1. I just wish to share with you that in case you are selling the exempted goods, you have to declare the same into your GST returns. That is the compulsory requirement, and more you will understand when we will be discussing about the return part in the times to come. अगला क्वेश्चन सूर्य नारायण जी का है, सर वेदर रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर इज टैक्सेबल सप्लाई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सूर्य नारायण जी कि हमारे पास दो तरह के डायरेक्टर हैं, एक एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है वो मेरे शेड्यूल 3 में आता है, जहां पर कहा गया है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर वो एक्टिविटी जो है वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। तो इसलिए रेम्युनरेशन अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्टर को दिया गया तो वो टैक्सेबल ही नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस के अंदर वो रेम्युनरेशन नहीं कहलाता, वो सिटिंग फीस कहलाती है। और सिटिंग फीस जो है वो आरसीएम के अंदर आती है और उसके अंदर कंपनी को जो है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होता है। जुगराज जी का एक क्वेश्चन है, इफ ज्वेलरी इज सोल्ड विच इज पर्सनल एसेट वेदर इट इज टैक्सेबल, द आंसर इज नो। Whether RCM is to be paid by the business person or registered purchaser, the answer is no. So in case it is a personal ornament, then it is not subject to the GST. अगला क्वेश्चन शिवा का है that if we purchase gold for personal use, so sir, no tax will be imposed on me. The answer is yes. Shiva, the answer you are right that there will not be any tax.